हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, यह वीडियो हम पेट के लिए बना रहे हैं। पेट में प्रारंभिक रसायन विज्ञान के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं और इसमें आज हम धातु अधातु एवं मिश्र धातु पढ़ेंगे। तो देखिए, धातुएं अधातुएं एवं मिश्र धातुएं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह रसायन विज्ञान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको निश्चित तौर पर हमको आना चाहिए। तो देखिए, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें हम धातुएं पढ़ेंगे, इसमें मेटल पढ़ेंगे। तो मेटल्स में क्या होता है, धातुएं क्या होती हैं। धातुएं वे तत्व होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं मेटल वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे भैया, वो धनायन बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो ऋणायन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, धातुएं जो होती हैं, धातुएं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इस त्याग करने के कारण धातुएं क्या होती हैं, विद्युत धनी होती हैं। हमेशा याद रखिए, जो त्याग करेगा वो हमेशा विद्युत धनात्मक होगा, विद्युत धनात्मक होती हैं। तो ये पूछा जाता है कि धातुएं धनात्मक होती हैं कि ऋणात्मक होती हैं कि उदासीन होती हैं। तो हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि धातुएं जो होती हैं, जो मेटल होते हैं, वो विद्युत धनात्मक होते हैं। अब इनके गुण देख लीजिए, इनके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं बस उतना ही हम बताएंगे। धातुओं का मेन गुण होता है ये विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक, ये सुचालक का मतलब समझ लीजिए, ये विद्युत तथा उष्मा की सुचालक माने जिसमें विद्युत भी चल सके और उष्मा भी चल सके। मतलब अगर उसमें करंट हम प्रवाहित करें, इलेक्ट्रिक हम प्रवाहित करें, तो इस साइड में लगाएं तो इस साइड में अगर करंट पहुंच जा रहा है तो वो विद्युत का सुचालक कहलाएगा। और अगर हम इसको एक साइड में गर्म करें और धीरे धीरे वो दूसरे साइड भी गर्म हो जाए तो उष्मा का भी सुचालक कहलाता है। जैसे घरों में देख लीजिए, एल्युमिनियम को अगर एक थाली को एक साइड में गर्म करिए, दूसरे साइड में ऑटोमेटिक गर्म होने लगेगा। लोहे के सरिये को एक साइड में गर्म करिए तो दूसरे साइड में ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। तो धातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं का जैसे उदाहरण मान लीजिए, जैसे हो गया एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। तो देखिए, ये सब क्या हो गया, कॉपर हो गया, ये सब धातुएं हैं। ठीक, ये सब मेटल हैं। अब इनके देखिए एक एक्सेप्शन भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, इनका एक्सेप्शन क्या है, सभी धातुएं जो होती, सभी धातुएं नहीं, ऐसे कह लीजिए धातुएं क्या कैसे होती हैं, आप सभी ही बोल लीजिए। सभी धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में। जितनी भी धातुएं हैं प्रायः ये ठोस अवस्था में ही मिलती हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट है, पारा एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जो द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है, पारा एक ऐसी अधातु है जिसको मरकरी भी बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा। पारा हिंदी शब्द है और मरकरी उसका रासायनिक नाम है। तो देख लीजिए, मरकरी चाहे पारा देगा या तो मरकरी देगा। तो पारा एक ऐसी धातु है, ऐसा मेटल है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर से देख लीजिए, ये एक्सेप्शन है, इनका अपवाद है। सभी धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पारा जिसको मरकरी कहते हैं, एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए, धातुओं से हमारा क्वेश्चन लगभग यहीं से आएगा। अगर आना होगा तो यही ठोस या ये पारा वाली बात आ जाएगी, या तो ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग वाला आ जाएगा, या धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं यह आ जाएगा, या विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं, यही आएगा। अब चलते हैं, हम अधातुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, धातुएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए,
अधातुओं को पढ़िए। ये कोई पेट में ही नहीं, लगभग सभी एग्जामों में ये सब इम्पॉर्टेंट आते हैं। तो अधातुएं, नॉन मेटल इंग्लिश में बोलते हैं इनको, तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। अधातुएं क्या होती हैं, जस्ट धातु का उल्टा होता है। देखिए, अधातुएं वे तत्व होती हैं जो विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। मतलब ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, याद रखिए। जो ग्रहण करेगा वो ऋणायन बनाएगा। तो अधातुएं क्या होती हैं, यहाँ पर अधातुएं ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। तो याद रखिए, अगर कोई चीज़ ग्रहण करता है तो ऋणात्मक होता है। तो अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं। यही चीज़ इसमें याद रखना है। धातु धनात्मक होते हैं, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। ठीक, अब दूसरा चीज़ ये है, अधातुओं के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ध्यान में रखिए। अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं, उष्मा की कुचालक होती हैं। तो आपने जैसे समझा कि अगर हम एक तरफ विद्युत को प्रवाहित करें तो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अगर वो अधातु एक तरफ विद्युत को प्रवाहित करें तो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। एक तरफ अगर उष्मा को मतलब गर्म करें तो दूसरी तरफ नहीं ये होगा, उसका दूसरी तरफ नहीं पहुंचेगा। तो यही होता है कि अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये तो इतना हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो इसका अपवाद है वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, इसके अपवाद को देखिए, अपवाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अधातुओं के भी अपवाद हैं। अधातुओं के कौन से अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। इनका सबसे पहला अधातु का जो अपवाद है आप जान लीजिए, सभी अधातुएं जितनी भी नॉन मेटल हैं वो ठोस अथवा गैस अवस्था में पाई जाती हैं। सभी अधातुएं ठोस अथवा गैस अवस्था में पाई जाती है, या तो वो ठोस रहेगा या तो वो गैस। ठीक, परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्रोमीन याद कर लीजिए। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, ब्रोमीन का फार्मूला Br है। आपको फार्मूला नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो यही पूछेगा। सभी अधातुएं ठोस अथवा गैस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार धातु में हमने धातु के बारे में लिखा था कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पारा एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब द्रव को लेकर यहाँ भी अपवाद है और द्रव को लेकर वहाँ भी अपवाद है, दोनों में अपवाद है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इनका एक्सेप्शन ये हो गया। तो देखिए, दूसरा देखिए कार्बन। तो देखिए, कार्बन के बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए। कार्बन जो होता है ये विभिन्न रूपों में, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, और इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। अपर रूप, तो इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। तो ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी अधातु विभिन्न रूपों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ इसके आगे कार्बन को लेकर जो कार्बन के अपर रूप हैं, जो मेन अपर रूप हैं, उनसे लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, यहाँ हम कार्बन के अपर रूप पढ़ते हैं। कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के मुख्यतः दो अपर रूप होते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग हीरा पढ़ेंगे, हीरा। और दूसरा जो इसका मुख्यतः अपर रूप है वो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। तो हीरे के बारे में हम जान लेते हैं। हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या होता है, प्रकृति का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। हीरा
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। एक चीज़ तो इसका ये इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा चीज़ देखिए इसमें क्या होता है, हीरा विद्युत कुचालक होता है, मतलब यह विद्युत इसमें नहीं प्रवाहित हो सकती है, तो हीरा विद्युत कुचालक होता है। ये चीज़ पूछा जाता है कि हीरा, वे बताइए विद्युत सुचालक होता है कि कुचालक होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में क्वेश्चन आता है। अब इसी प्रकार ग्रेफाइट देख लीजिए, ग्रेफाइट कार्बन का अन्य अपर रूप है, माने कार्बन जो है ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है और कार्बन जो है हीरा के भी रूप में पाया जाता है। तो कार्बन के अपर रूप ये हीरा भी हो गए और कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट भी हो गए। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अन्य अपर रूप हो जाता है। और इसकी एक सबसे बड़ा अपवाद जो है, एक्सेप्शन जो है, यह विद्युत सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत सुचालक होता है। यह एक ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत सुचालक होती है। ये अधातु तो है, देखिए अधातुओं के बारे में आपने पढ़ा है, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। और हीरा कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें यही चीज़ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें हम लोग जो है उपधातु पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अब हम उपधातु पढ़ते हैं। आपका जो है धातु से इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, यही मेन इसके इम्पॉर्टेंट है, अक्सर यहीं पर अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा गया है। अब उपधातु क्या होता है, उपधातु को इंग्लिश में मेटालॉइड्स बोलते हैं, मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स क्या होते हैं, देखिए वे तत्व जो धातुओं और धातुओं दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, वे तत्व जिनमें धातुओं और धातुओं दोनों का गुण पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, उपधातु। मतलब इसमें धातु का भी गुण पाया जाता है, धातु का गुण, और इसमें अधातुओं का भी गुण पाया जाता है, अधातुओं का, जैसे अधातुओं का गुण, जैसे ये तो रहेंगे सीधे सीधे अधातु रहेंगे, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में ऑटोमेटिक ये धातु बन जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, उपधातु, मेटालॉइड्स बोलते हैं। अब यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, उपधातु के उदाहरण। तो देखिए उपधातु का जो दो उदाहरण है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आर्सेनिक, एक उपधातु होता है आर्सेनिक और दूसरा उपधातु होता है एंटीमनी। तो ऐसे आपसे पूछ लेता है निम्न में कौन उपधातु है, आर्सेनिक व एंटीमनी। तो याद कर लीजिए, आर्सेनिक व एंटीमनी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यही उदाहरण ही इसका मेन है। उपधातु क्या होता है, जिसमें धातुओं और धातुओं का गुण पाया जाता है। और ऐसे कौन से तत्व हैं जिसमें धातुओं और धातुओं का गुण पाया जाता है, वो आर्सेनिक होते हैं, वो एंटीमनी होते हैं। तो यही उपधातु है भैया जी, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब हम चलते हैं, इसमें मिश्र धातु पढ़ते हैं। मिश्र धातु, ये चीज़ दोनों निश्चित तौर पर याद रखे रहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। अब चलिए मिश्र धातु, मिश्र धातु को इंग्लिश में अलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु को मिश्र धातु अलॉय। तो देखिए मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, तो देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है, यहाँ पर बहुत से लोग जानते नहीं होंगे, बहुत से लोगों को आता भी होगा। समांगी मिश्रण का मतलब होता है अगर दो पदार्थों को मिला दिया जाए तो उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं हम अलग अलग ना देख पाएँ, वही समांगी मिश्रण होता है। जैसे अगर हम चीनी और पानी को खूब बढ़िया मिला दें, घोर दे, शरबत बना दें, अब क्या उसमें आपको चीनी और पानी अलग दिखाई देगा, नहीं, तो वह समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, अगर दो पदार्थों को हम आपस में मिला दें और वो जो मिले हुए पदार्थ हैं अलग अलग दिखें तो विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे पानी और बालू को आप मिला दीजिए, उनका मिक्सचर कर दीजिए, तो उसमें पानी भी अलग दिखाई देगा और बालू भी अलग दिखाई देगा, जो सैंड है, जो बालू है, वो भी अलग दिखाई देगा, तो वो विषमांगी होता है।
तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, माने दो धातु अगर आप मिलाए हुए हैं तो कौन सा धातु मिला है उसमें अलग अलग ना दिखाई दे, यही समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो देखिए मिश्र धातु से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूछा जाता है मिश्र धातु का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मिश्र धातु का नाम लिख रहे हैं मिश्र धातु। और उसमें क्या क्या मिले होते हैं, जो मिले होते हैं उनको साइंस की भाषा में वैसे भी संघटक कहते हैं। मिश्र धातु के संघटक क्या क्या हैं, क्या क्या मिलकर बनता है, अक्सर यही आपसे कंपटीशन में पूछेगा। आपको मिश्र धातु की परिभाषा नहीं पूछने जाएगा, आपसे यही पूछ लेगा आप बताइए, जैसे पीतल है, पीतल में कौन कौन सी धातु मिला हुआ है। तो भैया जी एक चीज़ समझ लीजिए, पीतल ऐसे याद कर लीजिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो अगर आपको परमाणु क्रमांक 2930 याद है तो वही 2930 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आपस में मिलकर पीतल बनते हैं। मतलब 29 पर कॉपर है और 30 पर जिंक है। ध्यान में रखिए, कभी कभी जिंक ना लिखकर इसको हिंदी में जस्ता लिख देता है, तो जिंक को जस्ता बोलते हैं। नहीं तो आप पढ़ के जिंक जाइए और वहाँ लिखा हो जस्ता तो पता चलेगा आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो कॉपर और जिंक मिलाकर पीतल बनाया जाता है, ये समांगी मिश्रण है। अगर इनको कॉपर और जिंक मिलाकर जब पीतल बनाया जाएगा तो आपको कॉपर और जिंक अलग अलग नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये देखिए 29 नंबर परमाणु क्रमांक है, ये 30 नंबर, ये आपको 29 और 30 पूछेगा नहीं। जिनको नहीं याद है वो याद करने की कोशिश ना करें, हम तो उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं जिनको परमाणु क्रमांक याद हैं। तो 29 30 ही होता है। दूसरा देख लीजिए कांसा से पदक मिलता है, अक्सर आप सुने होंगे। तो कांसा देख लीजिए, कांसा। अच्छा, इसको याद करने में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो हम आपको बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे याद करते चले जाइए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप भूल जाएंगे, याद करके आप देख लीजिए, आज याद करेंगे 2 दिन बाद भूल जाएंगे। हम जैसे बता रहे हैं कभी नहीं। तो जब कभी कांसा की बात करें तो दिमाग में कांसा ना चला के कांटा बोलिए, ठीक है, ये दिमाग से बोलिए। जब कांसा आए कि कांसा क्या क्या मिलकर बना होता है, तो कांटा। तो कांटा माने हो गया, का से कॉपर हो गया, इसमें भी कॉपर रहेगा। और टा से कांटा, कांटा में क्या होता है, कांटा में का होता है और टा होता है, तो टा से टिन हो गया। तो कॉपर और टिन मिलाकर कांसा बनता है, कॉपर और टिन मिलाकर कांसा बनता है। अब एक तीसरा आप देख लीजिए, यहाँ पर कांसा के बाद आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कुल 4 मिले होते हैं, ठीक है, स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो देखिए इसमें कुल 4 मिले होते हैं और चारों को याद करना होता है। अक्सर उठा के यही पूछ लेता, कोई भी पूछता है, सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। अब स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, देखिए आयरन मिला होता है, ठीक, आयरन मिला होता है और प्लस क्रोमियम मिला होता है, फिर कार्बन मिला होता है और प्लस निकिल मिला होता है। निकिल देखिए, ये देखिए परमाणु क्रमांक 26 हो जाता है, 24 हो जाता है, 6 हो जाता है और निकिल जो है 28 हो जाता है। तो यहाँ पर अब इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको ध्यान में रखने की। रटने से नहीं याद होगा, बिना ये टेक्निक के नहीं याद होते हैं, भूल जाता है। यहाँ याद करके जाएंगे और परीक्षा के प्रेशर में वहाँ भूल गया। तो इनको देखिए, इनका जो ट्रिक है, इनका ट्रिक ऐसे याद कर लीजिए, ACCN, A फॉर आयरन, आयरन माने लोहा, C फॉर क्रोमियम और C फॉर कार्बन और N फॉर निकिल। तो ऐसे ACCN आप ट्रिक बना के याद कर लीजिए। और इसमें 4 तत्व मिले होते हैं, याद रखिए, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, निकिल। इनको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। अब चौथा देखिए, टांका, इनको तो एकदम याद करना पड़ेगा। टांका माने सोल्डर। जैसे आप टीवी उवी बनवाने जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवाने जाते हैं तो दुकान में सोल्डरिंग करते हैं, वो लेकर ऐसे चिपकाते हैं। तो जिससे चिपकाते हैं, वो जो चिपकाता है इनको, उनको सोल्डर कहते हैं। एक पतला सा तार होता है, आप देखते होंगे।
तो वही टाँका वही शोल्डर किससे बना होता है, तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए लेड से बना होता है भैया, इनको याद रखना पड़ेगा। लेड, लेड को शीशा भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ इसको याद रखिए, लेड को शीशा भी बोलते हैं। कभी कभी लेड नहीं बोल लिखेगा, शीशा लिखेगा, शीशा उसका हिंदी है और पीबी लेड उसका जो है लेड उसका इंग्लिश में उसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए टिन, लेड और टिन दो चीज़ मिलकर बना होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है, हमने कोई ऐसा नहीं लिया है। आपके अगर पेट में पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा और अक्सर पूछा जाता है, उम्मीद है इस बार पूछा जा सकता है। तो देखिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम इसके बाद चलते हैं, अमलगम पढ़ेंगे। अमलगम अंतिम टॉपिक है जो इस आज का है, वो अमलगम है। इनको देख लीजिए, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं। टाँका को याद करना हो तो मन कहे एलटी याद कर लीजिए, ठीक है, एलटी लेड और टिन, ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं लेड और टिन। और बाकी आप अपने आप से भी याद कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अमलगम क्या होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा हम कोई फालतू का चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है वही हम बता रहे हैं, और जो प्रारंभिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अमलगम देखिए क्या होता है। अमलगम देखिए एक पदार्थ होता है, एक तत्व होता है पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा, पारा को आपने पढ़ा धातु है। ये क्या चीज़ है, धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जिसको मरकरी भी बोलते हैं, ये धातु है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपने अभी एक्सेप्शन में पढ़ा था धातु के। तो पारे का एक विशेष गुण होता है, पारा सभी धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है। ये गुण किसी में नहीं पाया जाता। पारा सभी धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है, लेकिन लोहे को छोड़कर, पारा लोहे को छोड़कर, लोहे को मतलब आयरन, लोहे को आयरन बोलते हैं, याद रखिए। लोहे को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं सबसे पारा क्या करता है, मिश्र धातु बनाता है, मिश्र धातु बनाता है। तो पारा और अन्य धातुओं से जो मिश्र धातु बनते हैं उन्हीं को अमलगम कहते हैं। फिर से सुनिए, एक बढ़िया डिफाइन एकदम अच्छे से बता रहे हैं। पारा का एक विशेष गुण है, वह सभी धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाता है। जैसे एल्युमिनियम सभी धातुओं से मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाएगा, कॉपर सभी धातुओं से मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाएगा, लेकिन पारा एक ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसी धातु है जो सभी धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाती है, और उससे जो मिश्र धातु बनता है, जितने भी मिश्र धातु बनते हैं वो अमलगम कहलाते हैं। याद रखिए, पारा किसके साथ मिश्र धातु नहीं बनाता है, लोहे के साथ नहीं बनाता है, यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर से सुनिए, पारा किस धातु के साथ मिश्र धातु नहीं बनाता, लोहे के साथ, और अन्य सभी धातुओं के साथ मिलकर, अन्य सभी धातुओं के साथ समांग मिश्रण करके मिश्र धातु बनाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो यही पूछेगा अमलगम है और लिख देगा नीचवा। अगर ये सब आप पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर आप टिक लगा लेंगे, नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए हमारा वीडियो इतना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे चैनल के सदस्य बनिए, आप नए नए वीडियो पाते जाएंगे, नहीं तो आप इसमें खोजते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।